1930 के दशक में जब युद्ध के काले बादल एक बार फिर यूरोप के आकाश पर इकट्ठा हो रहे थे, तब सोवियत संघ ने जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दुनिया के बाकी हिस्सों को अपनी तकनीकी क्षमता दिखाने की कोशिश की, विशेष रूप से हवाई जहाजों में, जहां सोवियतों ने विमानों के लिए कई सहनशीलता रिकॉर्ड स्थापित किए। सोवियत संघ की सांस्कृतिक दूरी को महसूस करवाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रयासों में महिला पायलट और हवाई जहाज कर्मी शामिल थे, जिनमें से मरीना रास्कोवा सबसे प्रसिद्ध थी। अक्सर सोवियत संघ की अमेलिया एयरहार्ट के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली रास्कोवा 1933 में सोवियत वायुसेना में एक नेविगेटर के रूप में योग्य होने वाली पहली महिला थीं, और उनकी क्रू ने महिला विमान चालकों के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश का हिस्सा बना, जिसमें उन्होंने एक परिवर्तित DB-2 दीर्घ दूरी बमबारी विमान में 4000 मील से अधिक उड़ान भरी। इसने उन्हें सोवियत संघ में सेलिब्रिटी स्थिति दिलाई और महत्वपूर्ण रूप से स्टालिन के ऊपर प्रभाव डाला। जब सोवियत संघ और नाजी जर्मनी के बीच अंततः युद्ध होगा, तो रास्कोवा फाशियवादियों के खिलाफ लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं को शामिल करने के लिए एक योजना के साथ स्टालिन के पास आएंगी। इस योजना के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे प्रसिद्ध उड़ान इकाइयों में से एक नाइट विचेस बनेगी। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर किए गए विशाल आक्रमण, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहते हैं, को आज भी पूरी तरह सम्मानित नहीं किया जा सकता है, सभी तथ्य और आंकड़े के बावजूद। यह वास्तव में इतिहास में सबसे बड़े एकल सैन्य अभियानों में से एक था। इसमें 3.8 मिलियन से अधिक जर्मन और प्रोएक्सिस सैनिक शामिल थे, जो 3 बड़ी सेनाओं के साथ पूर्व की ओर बढ़ रहे थे, जिनका समर्थन लगभग 4000 टैंक और 5000 विमानों ने किया था। अविश्वसनीयता से यह प्रतीत होता है कि सोवियत संघ बिना प्रतिक्रिया के अपनी सीमाएं संचित कर सकता था, क्योंकि स्टालिन ने माना कि जर्मनी कभी भी सोवियत संघ पर हमला नहीं करेगी। वह विश्वास 22 जून 1941 को टूट गया। इस अविश्वसनीय बल ने पूर्व की ओर एक मार्च शुरू किया, जो लगभग पूरी तरह से अरोक्य था, जैसे कि सोवियत सेनाओं को नाजी जगरनॉट्स से लड़ने के लिए अत्यधिक और खराब ढंग से सुसज्जित पाया गया। स्टालिन के राजनीतिक विरोधियों के शोधन के दौरान अनुभवी अधिकारियों की हानि के कारण क्षय और उपेक्षा का शिकार होने वाली सोवियत वायुसेना जर्मन लुफ्तवाफे और उसके अत्यधिक अनुभवी पायलटों को, जो पृथ्वी पर कुछ सर्वश्रेष्ठ विमान उड़ा रहे थे, किसी वास्तविक प्रतिरोध की पेशकश करने में असमर्थ साबित हुई। सोवियत वायुसेना का अधिकांश भूमि पर नष्ट कर दिया गया, कभी कभी क्योंकि उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया गया था, और अन्य समय क्योंकि सोवियत नेताओं को अपने सर्वोच्चों से आदेश के बिना कुछ भी करने से डर लगता था, जो स्वयं स्टालिन की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं करते थे। यह एक नरसंहार था। हमले के केवल 7 दिनों के भीतर चौंकाने वाले 4000 सोवियत विमान नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन स्टालिन का उत्तर था कि वह बस अपने लोगों को जर्मनों पर और फेंक दे। उसे प्रशिक्षण या उपकरण से अधिक संख्याएं महत्वपूर्ण लगती थीं, और उसने संख्याओं को प्राप्त करने के लिए सोवियत लोगों की देशभक्ति से फाशिस्ट आक्रामकों का सामना किया। इस प्रकार सोवियत संघ के लिए द्वितीय विश्व युद्ध को महान देशभक्ति युद्ध के रूप में पहचाना गया, और पूरे देश के लोगों ने या तो अपनी प्रतिभा या साहस के कारण सामने के लिए साइन अप किया। अंत में सोवियत संघ को पराजित कर दिया गया, और या उन्हें डर था कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें और उनके परिवारों को क्या परिणाम मिलेंगे। लेकिन पुरुष अकेले नहीं थे, क्योंकि वहां कई महिलाएं थीं जो मांग करने लगीं कि वे भी अपनी मातृभूमि की सेवा में युद्ध भूमिकाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाए। एक विशाल पत्र लेखन अभियान जल्द ही शुरू हो गया, जिसमें महिलाएं नाजियों के खिलाफ लड़ाई में पुरुषों के साथ शामिल होने की गुहार लगा रही थीं, लेकिन अधिकांश को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि
एक महिला थी जो लड़ने के लिए उत्साहित थी और उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सका क्योंकि उसे स्टालिन को खुद जानती थी। ये बेशक मरीना रास्कोवा थी, जिसने अपने आंतरिक वृत्त में अधिकांश पुरुषों से अधिक साहस दिखाया। रास्कोवा ने बार बार स्टालिन को पत्र लिखे जिसमें उन्होंने यह बात सामने रखी कि महिलाओं को लड़ने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, देखते हुए कि यह सिर्फ राष्ट्रों के बीच का युद्ध नहीं था बल्कि फाशिस्टवाद और समाजवाद के बीच का। उन्होंने यह तर्क दिया कि लड़ाई में जनसंख्या के करीब 50% को शामिल नहीं करना मूर्खतापूर्ण होगा। उन्होंने 3 विमान रेजिमेंटों का गठन करने का प्रस्ताव दिया, जिनमें से 2 मिश्रित लिंग वाले होंगे और एक सभी महिला रेजिमेंट होगी जिसमें हवाई दल और भूमि दल दोनों शामिल होंगे। 588वें रात्रि बम्बर रेजिमेंट के नाम से जाने जाने वाले इस इकाई को रात्रि परेशानी मिशनों के साथ कार्य करने का कार्य सौंपा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जर्मन और अफ्रीकी अमेरिकी नाजियों के खिलाफ लड़ने से रोके। उन्होंने यह तर्क दिया कि नाजियों के खिलाफ लड़ाई में जनसंख्या के करीब 50% को शामिल नहीं करना मूर्खतापूर्ण होगा। 8 अक्टूबर 1921 में स्टालिन ने महिला विमान रेजिमेंटों के गठन की अनुमति दी। अब 588वें रेजिमेंट को उनकी जरूरतों के लिए एक विमान की तलाश थी और यह एक काफी अज्ञात ट्रेनर के रूप में आया जिसे पोलिक्रोपोव U-2 के नाम से जाना जाता है। यह छोटा सोवियत द्विपक्षीय विमान शायद अपने बाद के डिजाइनेशन के रूप में U-2 से अधिक प्रसिद्ध है। U-2 विमान दोनों विमानों में से पहला था जो पो-2 मुख्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे कि फसलों की धूल, लेकिन जर्मनों से लड़ने के लिए विमानों की जरूरत इतनी थी कि कई को जब्त कर लिया गया और युद्ध के लिए कठोरता से शस्त्रीय किया गया। मात्र 99 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति, केवल 770 पाउंड का बम लोड और अक्सर केवल एक पिस्तौल के लिए रक्षा। इस विमान को लुफ्तवाफे योद्धाओं के साथ युद्ध में ले जाने का विचार उन दुर्भाग्यशाली पायलटों के लिए एक भयानक संभावना हो सकता है जिन्हें इसे उन अंधेरे प्रारंभिक दिनों में उड़ाने के लिए चुना गया था। हालांकि 1942 के शुरुआती दिनों में 588वें का गठन हो रहा था, तब तक पोलिक्रोपोव द्विपक्षीय विमान की कई कमियां वास्तव में रात्रि सताने के मिशन में लाभदायक साबित होती। इसकी धीमी गति रात्रि नेविगेशन को सुरक्षित बनाती थी क्योंकि यह पायलट और नेविगेटर को समस्या से बाहर निकलने का समय देती थी। इसका शांत इंजन के कारण जर्मन अक्सर उसे हमला करने तक सुन नहीं पाते थे। 588 का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की आराम और युद्ध तैयारी क्षमताओं को बाधित करना था। उनकी उन्नत क्षमताओं और सटीकता के कारण ये छोटे बम जर्मनों को तनाव में रखते थे। रात के आकाश में कमजोर इंजन की ध्वनि या बायप्लेन की प्रतिच्छवि की तलाश में उनकी सटीकता इतनी थी कि जैसे जैसे वे अधिक अनुभवी होते गए, उन्होंने अपने रिज्यूमे में प्रेसिजन नाइट बॉम्बिंग जोड़ी, रेलवे, पुल और जर्मन तोपखाने को लक्ष्य बनाया और उन्हें रोशनी देने के लिए फ्लेयर्स का उपयोग किया। वे वास्तव में स्टिक और रुडर युग के पायलट थे, तकनीक के बजाय कौशल और चतुराई पर निर्भर करते थे। इंटरसेप्शन के डर के लिए बायप्लेन्स रडार से सुसज्जित बायप्लेन्स की स्टॉल स्पीड्स से कहीं धीमे उड़ते थे। इंटरसेप्शन के डर से बायप्लेन्स रडार उपकरण वाले जर्मन नाइट फाइटर्स की स्टॉल स्पीड से धीमे उड़ते थे और निम्न ऊंचाई पर उनका रडार हस्ताक्षर आसपास की पहाड़ियों और पेड़ों में खो जाता था। वे लक्ष्यों को खोजने और संलग्न करने में बहुत कठिन थे, सिवाय उन समयों के जब वे देर शाम या सुबह उड़ रहे होते थे और दिन की रोशनी उन्हें प्रकाशित करती थी। सबसे बड़ी खतरा जर्मन सर्चलाइट्स द्वारा निर्देशित एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से आती थी। ऐसे स्थिति में विमान को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जैसे 588 की क्रू कर सकती थी। उन्हें गोलियों की झड़ी में पाया गया और यदि आर्मर्ड सुरक्षा कम नहीं थी तो पोलिक्रोपोव पो-2 आग पकड़ने की प्रवृत्ति भी थी। यदि विमान पर प्रहार होता तो पायलट की कौशल पर निर्भर करता कि वह उसे जल्द से जल्द और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाए, क्योंकि 588 की महिलाओं के पास पैराशूट नहीं थे। वास्तव में रात की डायनें इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती थीं कि वे बहुत कम उपयोगी थीं, यहां तक कि यदि दुर्भाग्यपूर्ण उड़ानें उन्हें तैनात कर सकती थीं अपने आहत विमानों से कूदने के बाद।
588वें इकाई को मंजूरी, मिशन का निर्माण और विमान प्राप्त होने के बाद अब उसे अपनी पंक्तियों को साहसी महिलाओं से भरने की आवश्यकता थी। पांच सौ 88वें में सेवा करने वाली महिलाएं सोवियत जीवन के सभी पहलुओं से आई थीं। जेनिया रुदनेवा का जन्म 1912 की क्रिसमस ईव को हुआ था। वह 588वें दिन पैदा हुई थी। उनके पिता यूक्रेनी, माम ऑर्थोडॉक्स यहूदी थीं, जिन्हें झेन्या के पिता से विवाह के लिए छोड़ना पड़ा। इस प्रकार झेन्या को अपनी मां के परिवार और यहूदी धरोहर के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उन्होंने उन्हें निर्वासित कर दिया था। वे नए सोवियत संघ में बड़ी हुईं। समाजवादी सुपर पावर, जहां महिलाओं के पास अन्य देशों की तुलना में अधिक अवसर थे। सपने देखने वाली झेन्या रुदनेवा का जन्म 588वें दिन हुआ था। वह 588वें दिन पैदा हुई थी। खगोल विज्ञान से आकर्षित झेन्या ने अनिवार्य शिक्षा स्तर की कठिनाइयों के बावजूद मॉस्को राज्य विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान विभाग में स्थान पाया। झेन्या ने अपने आत्म को उत्कृष्ट और उत्साही विद्यार्थी दिखाया और उनके प्रवक्ता ने विज्ञान में उनके भविष्य की महत्वाकांक्षी उम्मीद की। जैसे कई साथियों ने, उसने भी जर्मनों के हमले पर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की और सुना कि 588वें दिन एक महिला का जन्म होने जा रहा है। जेनिया रुदनेवा ने 588वें दिन जन्म लिया और महिला विमानन रेजिमेंट के गठन में उत्साह से शामिल होने का अनुरोध किया। सैन्य प्रशिक्षण पूरा करके वह अन्य महिलाओं के साथ ट्रेन में थी। दक्षिण पश्चिमी रूस और यूक्रेन में जर्मनों और उनके सहयोगियों से युद्ध करने के लिए सामने की लाइनों की ओर जा रही थीं। झेन्या ने अपने अनुभवों की डायरी धार्मिक रूप से रखी और माता पिता को लिखा, जिससे उसके रेजिमेंट के साथ बिताए गए समय की गहरी जानकारी मिली। ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके साथ एक डॉक्टर था जो उन्हें स्वस्थ रहने के निर्देश देता था, जिससे वे बच्चों की तरह महसूस करते थे। सेना में अपने समय और भविष्य की उम्मीदों पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक पूर्ण विरोधाभास उभर आया। युद्धकाल है, डर और खून बह रहा है, पर मैं अपने जीवन के सबसे खुश दिन बिता रहा हूं। कम से कम मेरी रेजिमेंट में जीवन मेरी सबसे उज्जवल स्मृति होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके शब्द नादान होते हैं, लेकिन वे सैनिकों द्वारा युद्ध के अनुभव की सहयोगिता की बात करते हैं। वह बाद में अपनी पढ़ाई की बाधाओं को समझाएगी। मुझे खगोल शास्त्र याद है, पर मैं खेद नहीं महसूस करती कि मैं सेना में थी। चलो हमलावरों को दमन करें, फिर खगोल शास्त्र की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र मातृभूमि के बिना स्वतंत्र विज्ञान नहीं हो सकता। मारिया स्मिर्नोवा एक और थीं, जिन्होंने मातृभूमि के आह्वान का जवाब दिया। 1920 में किसान परिवार में जन्मे 13 साल की उम्र में उनका परिवार वोल्गा नदी पर टवेर में चला गया, जहां उन्होंने शिक्षक बनने की प्रशिक्षण ली। 1930 के मध्य उन्होंने एक हवाई अड्डे के निकट प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया, जहां हवाई जहाज के उत्तोलन अवतरण की दृश्य और ध्वनि ने उनकी कल्पना को प्रभावित किया। 1937 में उन्हें सोवियत संघ के उड़ान स्कूल में प्रवेश मिला। वह तब एकमात्र महिला थीं और उन्हें प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जल्दी ही अपने अनुभव के आधार पर एक अनुदेशक बनाया गया। युद्ध के दौरान उन्होंने नाजी आक्रमणकारियों को पीछे धकेलने की उम्मीद अपनी उड़ान कौशल से की, लेकिन उन्हें निराशा हुई जब वायुसेना ने महिला आवेदनों को युद्ध के लिए स्वीकार नहीं किया। जब मार्शल स्टालिन ने मरीना रास्कोवा के प्रस्ताव को माना और मारिया के उड़ान के अनुभव को देखते हुए उन्हें जल्दी ही रेजिमेंट के उप कमांडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। युद्ध में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करते हुए मारिया स्मिर्नोवा ने समझाया, हम सभी तब क्या सोच रहे थे? उड़ान रेजिमेंट की लड़कियां? क्या युद्ध महिला का काम था? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने उस पर नहीं सोचा। हमने अपनी सुंदर मातृभूमि, अपने लोगों की रक्षा की, जिन्हें फासिस्टों ने कुचल दिया था। एक 1942 के जून में एंगेल्स सैन्य विमानन स्कूल में अपनी उड़ान प्रशिक्षण ले चुके पहले बैंड के पायलटों ने वे फ्रंट पर तैनात होने की तैयारी कर रहे थे, विशेष रूप से दक्षिणी रूस में।
588 के सदस्यों के लिए उन्हें तब तक नहीं पता चला जब तक वे तैनात नहीं हो गए, आंशिक रूप से सुरक्षा कारणों के लिए और आंशिक रूप से उस समय क्योंकि दक्षिणी मोर्चा प्रकृति में इतना तरल था। 588 के सदस्यों को सभी पुरुष स्क्वाड्रन के साथ एक हवाई अड्डे साझा करते समय उनके पुरुष सहयोगियों से विशेष उत्साहित स्वागत नहीं मिला। उनमें से कई ने भारी युद्ध देखे जिसमें उनके सहयोगी बहुत गए थे और उन्होंने महिला स्क्वाड्रन और उनके बी प्लेन्स को संदेहपूर्वक देखा, मानते हुए कि वे केवल प्रचार के लिए ही उपयोगी थे। फिर भी 1942 के 12 जून को 588 ने पहली बार युद्ध में भाग लिया, आक्रमणकारी नाजियों पर हमला करते हुए। युद्ध के उपरांत मारिया स्मिर्नोवा ने बताया कि पहले मिशन में हमने स्क्वाड्रन के कमांडर को खो दिया और मुझे उनकी जगह नियुक्त किया गया। मेरे स्क्वाड्रन में 10 पायलट और 10 नेविगेटर थे। हमने सामने की लाइनों के माध्यम से उड़ान भरी, जर्मन तोपखाने के साथ मजबूत 3 रक्षा लाइनों को तोड़कर फॉशिस्ट एयरड्रोम, रेलवे स्टेशन और ट्रैक, फील्ड मुख्यालय और पुलों जैसे लक्ष्यों पर बम गिराने के लिए। हम 3 मिनट के अंतराल पर एक लाइन में उड़ते थे। दुश्मन हमारे समय को पहचानता था। उन्हें पूरी रात सतर्क रहना पड़ता था। उन्हें नींद नहीं आई। एक अनपेक्षित परिणाम 588वें के लिए यह था कि जब उनकी ऑपरेशन बंद होती थी तो वे दिन के समय सोने में कठिनाई अनुभव करते थे। रात भर उड़ान भरने और विमानों को उड़ाने के बावजूद वे सामरिक रेखाओं और मिशनों तक पहुंचने में असमर्थ रहे। एंटी एयरक्राफ्ट फायर के कारण और साथियों के गिरने की देखभाल के चलते उन्हें अक्सर एड्रेनालिन या दुख में देखा जाता था, जिसने उनकी नींद पर गहरा प्रभाव डाला। मारिया इतनी गंभीर चिंता में थी कि उसे उपचार के लिए भेजा गया। फिर भी वह वापस रेजिमेंट में जाने के लिए उत्सुक थी। उन्हें पता था कि वे रातों रात उड़ रहे थे, इसलिए वह आराम नहीं कर सकी। वह उनसे इसे छिपाने की कोशिश करेगी, लेकिन चिंता उसे युद्ध के बाकी भाग और उसके परे सताती रहेगी। जैसा कि जेनिया रुद्नेवा ने एक विशेष रूप से भारी ऑपरेशन की रात के बाद समझाया, जिसमें उनके विमान को भूमि की आग ने मारा, किसी के भी दोस्त को खोने के डर से प्रभावित नहीं होना असंभव था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने एक विमान जलते हुए देखा। मेरे विमान की उड़ान शराबी की तरह थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। रात 11 बजे एक और विमान गिराया गया। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। मैं हर उतरते हुए विमान की ओर दौड़ा ताकि देख सकूं कौन वापस आया। मेरे दोस्त गैला वापस नहीं आए। $588 को सोवियत वायुसेना के अन्य हिस्सों की तरह कठिन सबक सीखने की आवश्यकता थी। उन्होंने जल्दी ही अपनी उपयोगिता साबित की, जर्मन सर्चलाइट्स को टालने और दुश्मन के निकटतम स्थान पर बम डालने के तकनीकों का विकास करने में। रेजिमेंट की विशेषता थी कि वे अपने इंजन को खाली करके लक्ष्यों की ओर स्थिरता से फिसलते, अपने शोर को कम करते और जर्मन स्थितियों के ऊपर पहुंचने तक कुछ नहीं करते थे। वहां वे अपने बम छोड़ते और रात में गायब हो जाते थे। स्थिति के प्रति सचेत जर्मन सैनिक दुश्मन के हमले से बचने के लिए अपने हथियारों का उपयोग कर सकते थे। 588 जो रात भर महिला इकाई को परेशान करने वाले थे, उन्होंने खाली द्विपक्षीय विमानों की ऊपर से जाने की आवाज को चुड़ैल के झाड़ू पर जाने के समान माना और उन्हें रात की चुड़ैलें नाम दिया। यह शब्द अपमान के लिए था, परंतु जब 588 ने इसे जाना तो उन्होंने इसे पूर्णतया स्वीकार किया और अब वे इसी नाम से पहचाने जाते हैं। रात की चुड़ैलों ने खुद को साहसी, साहसिक और मातृभूमि की रक्षा के प्रति समर्पित साबित किया। 588 ने ज्ञान प्राप्त किया और अपने पुरुष सहयोगियों का सम्मान भी कमाया, जिन्होंने पहले उन्हें उपहास किया था। लड़ाई से दूर वे सोवियत संघ की युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं। साथ ही प्रचार फिल्मों और समाचार लेखों में दिखाई देने से लोगों का मनोबल बढ़ाने में भी योगदान दिया, जो व्यापक रूप से वितरित किए गए थे। फिर 1943 के अक्टूबर में जब 588 का नाम बदलकर 40 छवें कर दिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। रात्रि बम्बर विमानन रेजिमेंट गार्ड्स का उपाधि सोवियत सैन्य इकाइयों के सबसे वीर लोगों पर लागू किया गया। उनकी साहसिकता की कई कहानियां उत्साहित बातचीत में शुरू होने लगीं, जिनमें अक्सर तथ्यों को सजाया गया
लेकिन जर्मनों के बीच में सबसे अधिक। जर्मन पंक्तियों में उभरी कुछ कहानियां महिलाओं के बारे में कल्पनाशील होती हैं, जिसमें से इकाइयों का पूरी तरह से दोषी अपराधियों से बना होना शामिल है, जिन्होंने मौत की सजा पाने वाले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उन्हें सोवियत चिकित्सा प्रयोगों का हिस्सा बनाया गया था, जिससे उनके पायलट को 24 घंटे जागे रखने के लिए डिजाइन किया गया था। शायद जर्मन बस यह मानना नहीं चाहते थे कि वे सामान्य महिलाएं थीं जो अपने लोगों के लिए स्वयंसेवी थीं। हालांकि यही सच था। सोवियत प्रचार फिल्मों की आकर्षक छवियों के बावजूद वे अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध कर रहे थे और नुकसान झेल रहे थे। क्राइमिया में हमले के समर्थन में मारिया ने 2 विमान हमले की अगुवाई की थी, जब उन्हें एक फोके वुल्फ FW 190 पायलट ने कम रोशनी में देखा, जो जर्मन लड़ाकू विमानों में से एक था। पायलट ने तेजी से हमला किया, लेकिन अपने पोदों की धीमी गति का उपयोग करके जर्मन गोलियों से बच गया। परंतु उसके पीछे आने वाला विमान उतना भाग्यशाली नहीं था। उसके पायलट दोसिया नोसेल तत्काल मर गए और उनका शरीर नियंत्रणों पर आगे की ओर झूल गया, जिससे विमान डाइव में चला गया। नौसेल के नेविगेटर इरिना कशिरिना कॉकपिट के डुप्लीकेट नियंत्रणों का सामना कर रही थीं, लेकिन नौसेल के शरीर का हस्तक्षेप हो रहा था। उसने बाहर निकलकर अपने मृत पायलट को कॉलर से पकड़ा और स्टिक से खींच लिया। नियंत्रण स्टिक पर एक हाथ और दूसरे हाथ से अपने मृत साथी को पकड़े कशिरिना ने विमान को बेस पर वापस ले जाना संभाल लिया। उनकी योद्धाओं के प्रति अपराजेयता की कथा को 1943 की 31 जुलाई की रात को लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। एक बार फिर स्मिर्नोवा टिमरुक के साथ जर्मन सैनिकों के खिलाफ हमले का नेतृत्व कर रही थी। हमले से पहले उन्होंने खुद क्षेत्र की पहचान की और बाकी इकाइयों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए, परंतु जैसे ही वे लक्ष्य के निकट पहुंचे, उन्हें कुछ गलत लगा। सामान्यतया होने वाली तरह सर्चलाइटें आकाश में उनकी खोज कर रही थीं, परंतु एंटी एयरक्राफ्ट फायर की सामान्य बरसात के बिना वहां कुछ नहीं था। तब उसे समझ में आया कि वास्तव में क्या हो रहा है। जर्मन फाइटर विमानों के क्षेत्र में संचालन होने के कारण गन फायर नहीं हो रही थी, बल्कि वे सर्चलाइट का उपयोग सोवियत विमानों को प्रकाशित करके हमला करने के लिए कर रहे थे। जैसा कि उसने युद्ध के बाद कहा, ऐसा हमला हमसे पहले नहीं हुआ था। हमने हमले के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई थी। लड़ाकू विमानों का मेरे पास युद्ध में काफी अनुभव था और मैंने सर्चलाइट से बचने के लिए मनोवर किया, क्योंकि सर्चलाइट से बचना लड़ाकू से बचना था। लेकिन मेरे पीछे युवा अनुभवहीन क्रू उड़ रहे थे। मेरे पीछे 4 विमान गिराए गए थे। ट्रेसर गोलियां उनके विमानों को जला दी। हमारे विमान कागज की चादर की तरह जल रहे थे। दुखदता के साथ उस रात मृत उनमें से एक इरिना कशिरिना थी, जबकि ऐसी घटनाएं धन्यवाद के लिए संख्या में कम थीं, विशेष रूप से जब युद्ध खींचता चला गया और जर्मन बढ़ते चले गए, इकाई में हानि जारी रही। नई रणनीतियां जैसे कि अनुभवी पायलटों को बहकावे के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी करी गईं, जिन्हें खोज लाइट्स से बचने का तरीका था। फिर भी खतरा हमेशा मौजूद था। 9 अप्रैल 1954 को जेनिया रुदनेवा का विमान एक युद्ध मिशन से वापस नहीं आया। युवा खगोल शास्त्री मात्र 23 वर्ष की थी। बाद में पता चला कि उसका शरीर बरामद हुआ और वह एक अज्ञात सैनिक की तरह युद्ध भूमि में दफन हुआ। यह तब तक नहीं होगा जब तक 1986 तक उसे औपचारिक रूप से पहचाना नहीं गया। नाइट विच के मनोबल को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली एक मौत उनकी रेजिमेंट में तक नहीं थी। 1943 की 4 जनवरी को मेजर मरीनो रास्कोवा मिश्रित लिंग डाइव बॉम्बर इकाई के साथ उड़ रही थीं। जब उनकी मौत स्टालिनग्राद के पास हुई, उनका विमान वोल्गा नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें युद्ध की पहली राज्य संस्कार दी गई और कुछ महीनों में उन्हें अमेरिका से एक जहाज के साथ स्थानांतरित किया गया, जिसे उनका नाम दिया गया। संक्षेप में, नाइट विचेस अपने 261 सदस्यों का 32 खोंगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसे जहाज और जर्मनों के खिलाफ रेजिमेंट द्वारा उड़ाए गए सॉर्टीज की भारी संख्या के सापेक्ष देखना होगा। एक उड़ान कमांडर नामक इरिना सबरोवा ने चौंकाने वाले 1008 मिशन उड़ाए और इसके लिए उन्हें सोवियत संघ के हीरो का उपाधि प्रदान की गई, जो राज्य सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान है।
वह 23 महिलाओं में से एक होंगी, जिसमें स्मिर्नोवा भी शामिल हैं, जो यह पुरस्कार प्राप्त करेंगी। इस उच्च मात्रा के सॉर्टीज को देखते हुए उनमें घाटा अनुपात था अद्भुत रूप से कम, खासकर जब आप इस तथ्य को शामिल करते हैं कि उन 32 मौतों में से कुछ को टीबी के प्रकोप का कारण बताया गया था। सामने की लाइनें जहां भी थीं, नाइटविट्स उसके काफी पीछे नहीं थीं, और इसमें सोवियत संघ से भागती हुई जर्मन सेना को पोलैंड में ले जाना और फिर जर्मनी खुद शामिल था। इस प्रकार रेजिमेंट को अपने हवाई अड्डों को तेजी से स्थानांतरित करके सामने की बदलती लाइन के साथ तालमेल बनाना होता था। रोमांचकारी क्षण में बेलोरूसिया की रेजिमेंट ने अपने नए हवाई पट्टी के रूप में एक स्थल पर उतरने का निर्णय लिया। जबकि वे ईंधन और गोलियों वाले ट्रक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, रेजिमेंट के कुछ सदस्य खोजने गए और उनके भय से उन्होंने आसपास छिपे हुए जर्मन टैंकों की खोज की। वे जानते थे कि उन्हें जल्द ही खोज लिया जाएगा, इसलिए वे अपने विमान की ओर वापस लौटे और बचे हुए ईंधन का उपयोग करके उड़ान भर गए। 1945 के मई महीने की 4 तारीख को नाइटविचेस ने अपनी अंतिम कार्यवाहियां उड़ाई, सिर्फ बर्लिन से 37 मील दूर। 3 दिन बाद उन्होंने वह खबर सुनी जिसका वे पिछले 4 साल से सपना देख रहे थे। जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। युद्ध समाप्त हुआ था। जर्मनी को स्टालिन के दबाव में आकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। उड़ने की क्षमता से शुरू होकर सोवियत वायुसेना की सबसे अधिक सम्मानित इकाई बनने तक नाइटविट्स ने अपने जीवन में एक किंवदंती बना दी थी। इन नायकों के लिए भविष्य उज्जवल लग रहा था। दुखद सत्य यह था कि ऐसा नहीं हुआ। रेजिमेंट को नीचे किया गया, इसके सदस्यों को नागरिक जीवन में वापस भेज दिया गया। कुछ लोग नौकरियों पर वापस गए, शादी करके बच्चे पैदा किए, जबकि लोग जैसे स्मिर्नोवा प्रसिद्धि का उपयोग करके धन कमाने की कोशिश की। नाइटविचेस ने अपने करियर का निर्माण जारी रखा, बढ़ते सोवियत नागरिक विमानन क्षेत्र में एयरलाइनर उड़ाते हुए। दुर्भाग्यवश युद्ध ने उस पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में अपना प्रभाव डाला और वह एयरलाइन पायलट के रूप में करियर शुरू करने में विफल रही। इसके अलावा महिला विमान चालकों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की एक सामूहिक प्रयास जारी था। युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी रेजिमेंट को विजय परेड के हिस्सा के रूप में फ्लाईओवर में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी गई। आधिकारिक कारण यह था कि उनके विमान बहुत धीमे थे। फिर भी वे लोग थे जिन्होंने नाइटविचेस की कहानी को याद रखा। उनकी यादें किताबों में और बाद में फिल्मों और टीवी शो में जीवित रखी गईं। युद्ध के बाद हर साल रेजिमेंट में 2 मई को पुनर्मिलन होता था, जहां वे उन साहसी महिलाओं को याद करते थे जो रात में निकलने के बाद वापस नहीं लौट सकीं। उनकी एक सदस्य के लिए उसका नाम झिलमिलाते सितारों से पर्दे बने काले खाली आसमान में उड़ता रहता है। 1972 में खगोल शास्त्रियों ने सितारों के बारे में सपने देखने वाली चुड़ैल की आदर में एक उल्का का नाम रखा। उन्होंने इसे रुदनेवा कहा। और वहां आपके पास रूसी नाइटविट्स की कहानी है। अपने विचार और प्रतिक्रिया के साथ टिप्पणी करें और वीडियो को पसंद और चैनल की सदस्यता लेने का याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।